तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ठीक है, तो किसी चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्या होता है, ये चीज अपन लोग देखेंगे। ध्यान देते बेटा। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो मैंने लेट कर लिया कि ये कोई रिंग है, ऐसे ये कोई रिंग है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव। मैंने कहा इस पर प्लस क्यू चार्ज है, पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन लोग को बेटा इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसके एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान देना बेटा, इसके एक्सिस पर, यहां इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से x है, ऐसा करके। ये कोई रिंग होगी, ये रिंग का एक्सिस हो गया, ये कोई पॉइंट P है बेटा और उसकी रिंग के सेंटर से डिस्टेंस मैंने x लेट कर ली। एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r, रिंग की रेडियस है r। रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस क्यू चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब मुझे इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम लोग इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन उठा लेंगे। मैंने लेट कर लिया यहां पर, इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये ऐसे, ये रिंग है, रिंग का यहां पर एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, उसकी वजह इस पॉइंट पर, एक्सिस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बेटा P पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज की वजह से, इधर ऐसा कोई रिंग है तो रिंग पर ये छोटा सा चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड में, DE वेक्टर। इसको मैंने लेट कर लिया, एंगल है ये थीटा, ये आ गया DE वेक्टर। इसके बनेंगे बेटा दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बेटा इधर होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। डी वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, DE cos थीटा, और एक आ जाएगा बेटा इस तरफ DE sin थीटा। अब देखते हैं बेटा, ध्यान दो, जैसा इधर एलिमेंट है वैसा ही एक इस तरफ भी एलिमेंट होगा। उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर की तरफ भी क्या होना चाहिए, DE होगा, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा, DE sin थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले, बचेगा क्या अपने पास में, कॉस वाला टर्म बचेगा। ऐसे ही इस तरफ भी ऐसा होगा, एक इधर एक इधर, तो जितने भी साइन वाले इसके कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल कॉस वाले कंपोनेंट्स बचेंगे, यानी कि सबकी वजह से अगर मुझे फाइंड आउट करना है कॉस वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कॉस वाले को जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चलेंगे। जोड़ने का मतलब क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना आना चाहिए, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा E नेट, उसकी तो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। कितना होगा भाई, ध्यान देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DE की वैल्यू क्या होगी, इस DQ चार्ज की वजह से है, यहाँ पर छोटा सा चार्ज है, एलिमेंटल चार्ज, वो कितना है DQ, और इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज DQ अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर कितनी होगी भाई, वो जाएगी √r² प्लस x²। डिस्टेंस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा r² प्लस x², और साथ में cos थीटा। cos थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस तो ये रहा, हाइपोटेनस ये है, सो बेस इज x अपॉन में हाइपोटेनस इज व्हाट, √r² प्लस x²। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास में E नेट, उसकी तो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DQ का बेटा इंटीग्रेशन, ऐसे बहुत सारे DQ होंगे, DQ, टोटल चार्ज कितना हो गया Q, तो DQ का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा, Q आ गया, x अपॉन में r²
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सियल पॉइंट पर किसी रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी रिंग के एक्सिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, Q इंटू एक्स अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं ये कहूं कि भाई रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब मैं ये बोलूं कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो अगर सेंटर पहुंचोगे तो यहां से धीरे 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 वैल्यू कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, इधर पहुंचोगे। इधर जब पहुंचोगे तो x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी भाई, 0। तो x की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग। सो रिंग के सेंटर पर पहुंचेंगे तो धीरे धीरे वैल्यू कम करते जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी वहां पर, 0। सो x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, भाई यहाँ x जैसे ही 0 पुट करोगे बेटा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई ये पूछे कि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इंफिनिटी पर बेटा यहां तो इनफाइनाइट रखोगे, इधर भी तो इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, और इधर अगर इनफाइनाइट रखोगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट बेटा वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब एक तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दूसरा इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो कोई तो एक ऐसी पोजीशन होगी ना तो यहां पर मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ना यहां सेंटर पर मैक्सिमम, ऐसा ही उस अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहा होगा, भाई उधर भी तो इतना ही निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, पॉइंट ऑन द एक्सिस where the electric field is maximum, we have to find that point। ठीक है, या distance from the center of the ring। ठीक है, so अब अपन लोग को फाइंड आउट करना, फाइंड न्यूमेरिकल फॉर्म में से लिख लेते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा कैसी हो, मैक्सिमम हो। चलो निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दो। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना भी है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या काम करेंगे बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो इस पूरे टर्म को देखो, मिनिमम ने मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू केवल निकालेंगे। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकाली जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा बेटा, x, क्योंकि x को ही हम लोग कम ज्यादा कर रहे हैं, वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो d/dx क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0। तो इसका एक बार अपन लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, चलो करते हैं, ध्यान दो नेक्स्ट पेज पर। So de/dx, d of dx of e, and e is what, e था बेटा 1/4πε0 q into x अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसे 0 के कॉन्पुट कर दिया। देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो तो सारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि q अपॉन 4πε0, ये तो रहा कांस्टेंट बाहर, क्या आ जाएगा अपने पास में, d of dx of x अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 0। ये टर्म जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा 0 हो जाएगा। सो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ऊपर, नीचे सेकेंड टर्म, क्या काम करेंगे भाई बताना जरा। सेकेंड टर्म ऊपर यानी डिवीजन मेथड, तो सेकेंड टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर यानी पावर 3 बची इक्वल टू 0। ये भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या अपने पास में, ये बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स बेटा कितना होगा 1 माइनस एक्स, ऐसे ही लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर सामने यानी 3/2 सामने, पावर से एक कम यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1। और क्या काम करेंगे बेटा, 3/2 सामने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, पावर से कम, और अगेन इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले टर्म का कर देंगे। तो कितना बन जाएगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर का तो बेटा 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। यही तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा 3/2 माइनस 1 क्या होगा बेटा 1/2, ये वैल्यू हो गई 1/2। अब यहां से क्या कॉमन होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन होगा। तो आ गया अपने पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। जब ये वैल्यू कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा होगा बेटा 1/2 कॉमन हो गया, तो 1 बची होगी वैल्यू, टोटल 3/2 थी। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा माइनस 3/2 एक्स इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, ये वाला टर्म फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा 0, यानी आ जाएगा अपने पास में कितना भाई आर स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। सो x की वैल्यू आ जाएगी r/√2 प्लस माइनस। मतलब ये कि एक्सिस पर अगर मैं एक्सिस पर x की वैल्यू r/√2 रखूं, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा ओरिजिन से, ठीक है। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा, x इक्वल टू r/√2 पर प्लस r/√2 या माइनस r/√2 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी Emax अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो Emax क्या होना चाहिए, Emax इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स की जगह क्या लिखें, सो एक्स की जगह हो जाएगा r/√2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। सो कितनी आ जाएगी, अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा अपने पास में Emax इक्वल टू Q इंटू r/√2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो बेटा r³ बचेगा और ये 3r/2 है, ठीक है। तो 3/2 टाइम्स ऑफ r³, सॉरी 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 का होल क्यूब टाइम्स ऑफ r। यहां से बेटा एक r से एक r तो मारा गया, आर स्क्वायर बचेगा और ये हो गया 9/4, 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचेगा Q अपॉन में 9 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू √2, ये Emax की वैल्यू होगी। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लग गया। और किस पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, तो बच्चे बोलेंगे कि सर अगर एक्सिस पर r/√2 डिस्टेंस चाहे पॉजिटिव में चलो या नेगेटिव में चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू मैक्सिमम ही आएगी। चल एक काम और करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में ग्राफ बना लेते हैं कि किस तरीके से वेरी करेगा। ध्यान देना, मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में ग्राफ देखूं तो जब अपने पास में x की वैल्यू बेटा 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, और x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और इनफाइनाइट पर भी क्या होगी 0 होगी। कहां पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, बच्चे बोलेंगे सर जहां पर x की वैल्यू या तो प्लस r/√2 या माइनस r/√2। माइनस r/√2 में नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, नेगेटिव में मतलब डायरेक्शन माइनस की तरफ, ये
यहां पर भी मैक्सिमम x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट, इधर ही मैक्स। ये बन गया। तो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा देखते हैं, ध्यान दो, मान लो मैंने ये कहा कि अच्छा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकाल चुका, कितना था 0। अच्छा सेंटर पर अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो है क्यों? लॉजिकली अगर देखा जाए तो मान लो ये अपने पास में कोई रिंग हो गई, ठीक है, इस रिंग पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, ये लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर ध्यान देना बेटा, मैं कहूं इतने पोर्शन की वजह से बताना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इतने पोर्शन की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन होगा, ऐसे इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही पोर्शन मैंने ले लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन होगा इतना। नेट जी भाई जितना इसकी वजह से इधर उतना ही इस वाले पोर्शन की वजह से इधर, और डायरेक्शन कैसी अपोजिट, तो नेट कितना हो गया 0। ऐसे ये वाला एलिमेंट इसको कैंसिल करेगा, ये वाला एलिमेंट इधर कैंसिल करेगा, ये वाला एलिमेंट इधर कैंसिल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी रिंग की वजह से इसीलिए 0 हो रहा है, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले को कैंसिल कर रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले को कैंसिल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सारे कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरे को, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जा रहा है 0। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इस रिंग पर मैं कहूं इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगा, इतने पोर्शन का, कुछ पोर्शन इसका कट कर दिया इतना, अब मैं बोलूं बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो बच्चे कहेंगे सर इसका नहीं होना चाहिए 0। क्यों नहीं होना चाहिए 0 भाई? इसका इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा क्योंकि भाई सारे पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैसे भाई? ये बोलो ये वाला पोर्शन जो होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इस वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कैंसिल 0 कर दिया। ऐसे ये वाला पोर्शन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और ये वाला पोर्शन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कैंसिल कर दिया 0। ऐसे ये वाला पोर्शन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इस वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कैंसिल कर दिया 0। लेकिन इधर वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ होगा, इस वाला इसके जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन है ही नहीं, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। कितना आएगा? जितना इस पोर्शन पर चार्ज होगा। इस पर मैंने मान लिया कि ये जो एंगल बना रहा था बेटा, सपोज डी थीटा बना रहा, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आर डी थीटा, यानी इस पर चार्ज मैंने मान लिया कितना डी क्यू है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इतने पोर्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना पोर्शन बेटा हटा दिया, इस उधर वाले इसी पोर्शन को इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जिस पर इतना चार्ज है उसे कैंसिल करने वाला कोई नहीं बचा एलिमेंट। यहां तो बचा था, वही इधर हटाए नहीं, इसे कैंसिल करने वाला ये था, लेकिन अब तो कोई कैंसिल करने वाला है नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अच्छा मैं कहूं कि अगर मान लो अपने पास में ये रिंग थी, ये रिंग है कोई ऐसे, इसके मैंने पोर्शन कर दी, एक ये तोड़ दिया एक ये तोड़ दिया। अब मैं को इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर है वो E1 है, और इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर E2 है। तो E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर E1 इक्वल टू E2 होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा, कोई कम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ही होगा कि बाकी सारे पोर्शन तो इसके कट कर रहे हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ रहा है वो तो केवल इतने पोर्शन की वजह से आ रहा है जितना यहां पर है, यानी जितना इसकी वजह से इधर होगा उतना इसकी वजह से उस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी E1 इक्वल टू E2 होगा। यार इसे जोड़ दो तभी तो नेट 0 हो पाएगा। रिंग को आधा आधा भी अगर कट कर दिया, एक आधी रिंग ये आधी रिंग ये, अब इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है और इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तब भी तो E1 इक्वल टू E2 ही आएगा। मतलब रिंग के कितने भी पोर्शन किए जाए, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होना चाहिए। कितने भी बड़े पोर्शन हो, एक आधा है एक ये आधा है तब भी बराबर होगा, और एक ये बहुत बड़ा पोर्शन ले लिया दूसरा छोटा सा पार्ट ले लिया तब भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से इक्वली होगा, तभी तो यार नेट 0 हो पाएगा।
क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे होंगे ना, बचा तो इतना ही, इधर भी इतना ही बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है, और अगर कोई पोर्शन छोटा सा कट कर लिया जाता है तब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये बात भी समझ में आ गई होगी बच्चों को। चलो मैं एक काम और करता हूं, मैं किसी आर्क की वजह से निकाल को देख लेता हूं, कोई आर्क है उसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन लोग, ध्यान देना। मान लो कि ये कोई रिंग का कोई आर्क है, ऐसा ये कोई आर्क है, ये रिंग का कोई पोर्शन है जिस पर चार्ज है क्यू और डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये रहा सेंटर ओ, इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बेटा कितना होना चाहिए, मेरे बच्चे कहेंगे सर अब इसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो एक काम कर सकते हैं, क्या, मैंने लेट कर लिया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल है वो फाई है, ये पूरा एंगल है फाई, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया, ये रहा, जो यहां से एंगल बना रहा है बेटा डी थीटा, और इसके एक एंड से इसकी एंगुलर पोजीशन है बेटा थीटा, ऐसे। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ये जो आएगा अपने पास में, इस पर जो चार्ज आ जाएगा या जो ये लेंथ होगी वो तो आर डी थीटा होगी। भाई क्या होनी चाहिए, आर्क लेंथ क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस, अगर मैंने रेडियस इसकी आर लेट कर लिया। अब इतने पोर्शन की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मेरे बच्चे कहें सर इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो कितनी होगी, डी। अब ध्यान दो बेटा, ये इधर की तरफ अगर ये एंगल थीटा है यहां से, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा। इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो होगा डी ई साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो होगा डी ई कॉस थीटा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा समझो, काम करता हूं, सॉरी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, फॉर्मूला आसान करने के लिए मैं एंगल चेंज कर दे रहा हूं यार। मैं ये बोल दूं कि इसके बीचों बीच यहां से आधा कर दिया इसे, यहां से एंगल है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा थीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी डी ई कॉस थीटा, और ये वैल्यू बन जाएगी डी ई साइन थीटा। ये ऐसा मैंने इसलिए किया लिमिट सही से लगा सको, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसके आधे में, इसके आधे पोर्शन की तरफ, जैसे इधर की तरफ छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, वैसे इस तरफ भी सिमेट्रिकली डी होना चाहिए। तो डी होगा, उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ डी साइन थीटा और इस तरफ क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो साइन वाले तो कैंसिल होंगे सारे एलिमेंट, कौन से वाले बचेंगे, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो कॉस वाले की वजह से आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, सो एक बच्चा बोलेगा सर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यानी ई नेट, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे पर इतने पोर्शन पर चार्ज मैंने लेट कर लिया डी क्यू, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, रेडियस के बराबर आर स्क्वायर, और साथ में क्या है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि सारे कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, डी कॉस थीटा को ऐड कर दिया। अब समझो जरा, मैं बात बोलूं डी क्यू कितना होगा। अब ध्यान देना बेटा एक चीज, इस पूरे आर्क की लेंथ कितनी है, इस पूरे आर्क की लेंथ बच्चा बोलेगा कि सर एंगल तो फाई है, तो आर्क लेंथ हो जाएगी आर इंटू फाई, एंगल इंटू रेडियस। सो पूरे आर इंटू फाई लेंथ पर
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो है प्लस का क्यू। 1 यूनिट लेंथ पर कितना होगा, बच्चा बोलेगा सर क्यू अपॉन में r इंटू 5। तो r डी थीटा पर कितना होगा, बच्चा बोलेगा सर इस पर जो चार्ज है वो तो डी क्यू है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में r इंटू 5 और r डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो r से तो r कैंसिल और चार्ज आ गया क्यू अपॉन में 5 डी थीटा। तो यानी यहां पर जो चार्ज आ जाएगा ई नेट वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 5 आर स्क्वायर कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। सारे कांस्टेंट टर्म बाहर निकाले जाएंगे तो ई नेट आ जाएगा अपने पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां तक बालक लगानी चाहिए, अब देखो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, इस तरफ अगर लेकर के चलेंगे एंगल तो प्लस 5/2 आधा है ना 5 का, इस तरफ प्लस 5/2 और इस तरफ माइनस 5/2। तो लिमिट बेटा थीटा कहां से होनी चाहिए, माइनस 5/2 से प्लस के 5/2 तक फैला हुआ है। ठीक है, सो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में 5 आर स्क्वायर अपर लिमिट यानी कि माइनस साइन 5/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस साइन माइनस 5/2। यही तो आया। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा भाई, माइनस का साइन थीटा माइनस 5/2 से प्लस 5/2 तक। सॉरी, कॉस थीटा का बेटा इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, सॉरी ये बना। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, सो ई नेट हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और ये टर्म बन गया बेटा माइनस माइनस प्लस यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन 5/2 अपॉन में 5। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ना याद करो, मेरे ख्याल से इसे ऐसे लिख लेते हैं, ई नेट इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी चीज तो याद ही है, इस 2 को नीचे लिए जाओ, क्या बन जाएगा साइन 5/2 अपॉन में 5/2। अब याद रहेगा, तो किसी आर्क की वजह से, किसी आर्क की वजह से, चार्ज आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर साइन 5/2 अपॉन में 5/2। ये बन गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट, अब अगर मैं ये बोलूं कि किसी रिंग की वजह से बताना, सेमी सर्कुलर अगर रिंग हो उसकी वजह से सेंटर पर कितना होगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर अब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एंगल तो पता ही लग चुका है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग हो गई तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर अपन लोग देखें, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होगा। सो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर देखेंगे ऐसे, ये रिंग रे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहां पर ये चार्ज मैंने लिख दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो बेटा एंगल कितना हो गया, फाई की वैल्यू कितनी हो गई, बच्चा बोलेगा फाई की वैल्यू तो सर 180 डिग्री यानी पाई हो गई, तो इसकी जगह फाई की जगह पाई लिख दो। तो ई नेट कितना आ जाना चाहिए,
बच्चा बोलेगा सर इसकी वजह से तो ई नेट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर साइन 5/2। 5 मीन्स पाई 5/2 अपॉन में पाई/2। 2 से तो ये 2 कैंसिल। साइन पाई/2 की वैल्यू तो बेटा 1 होती है, तो कितना आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये आ गई सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। ऐसे ही पूछा जाए यार अगर एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो कितना होगा, तो फाई की जगह बेटा केवल 60 डिग्री रखना है, आंसर आ जाएंगे सारे। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो अब मैं मान लो अपने पास में कोई रिंग है, ये मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ये रिंग है ऐसे, और रिंग के सेंटर से इस रिंग पर चार्ज है बेटा Q1 और यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है Q2 सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर, ऐसे ये चार्ज रखा है Q2। अब ये पूछा जाए इस पर फोर्स कितना लगेगा, कोई बच्चा पूछे, ये पूछा जाए किसी बच्चे से कि ये बताओ कि इस पर फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पर, तो बच्चा बोलेगा सर ये भी चीज बहुत आसान है, इस पर फोर्स निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, निकाल लेते हैं। जरा ध्यान दो, इस पर अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो यार फोर्स कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर निकाल लो, फोर्स आ जाएगा। और ये चार्ज है बेटा -Q2, मैंने ये कह दिया कि चार्ज की वैल्यू कितनी -Q2। अब फोर्स किधर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट किधर आती थी, डी कॉस थीटा वाला अवस्था था ना, इस तरफ आती थी, और चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस पर फोर्स तो लगेगा इस तरफ। कितना लगेगा, मेरे बच्चे बोलेंगे सर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देखेंगे और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू एक्स अपॉन में, अगर रिंग की रेडियस r है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फोर्स कितना होना चाहिए, बच्चा बोले सर फोर्स इस चार्ज पर निकालना है ना, तो फोर्स होता था Q2 यानी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज पर फोर्स निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि E इक्वल टू F अपॉन में Q था। सो F की वैल्यू आ गई Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो Q2 ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में इंटू एक्स अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगा। अब मान लो मैंने कहा रिंग फिक्स है, रिंग इज फिक्स्ड। अब मान लो इस पर अगर मान लो कोई फोर्स इस तरफ लग रहा है, पहले फोर्स फाइंड आउट करना, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज Q2, न्यूमेरिकल ये फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना, निकल आया फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये हो कि ये जो रिंग थी ये इस पर इस तरफ एक फोर्स लगा रही, चार्ज तो रेस्ट में था, इनिशियली चार्ज इज एट रेस्ट, जैसे फोर्स लगा चार्ज एक्सेलरेट हुआ, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, सेंटर पर पहुंचा, फोर्स खत्म। भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो सेंटर पर फोर्स भी कितना होगा भाई, 0, लेकिन वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी क्योंकि लगातार फोर्स लग रहा है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर फोर्स मैक्सिमम है, यहां नहीं है फोर्स मैक्सिमम, कहीं बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा इसका, वो तो निकाल चुका ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उधर ही फोर्स मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, यहां पहुंचेगा वेलोसिटी मैक्सिमम, और वेलोसिटी है तो ये रिंग को क्रॉस करेगा इस तरफ, जैसे इसने रिंग को इधर की तरफ क्रॉस किया, अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, और फोर्स तो इस तरफ लगा, तो अब ये रिटार्ड होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन फोर्स तो इस पर अभी भी लग रहा है इधर, और इस पर फोर्स अगर इस तरफ लगेगा, रिंग की तरफ डायरेक्शन लगेगा, तो फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मैक्सिमम, फिर इस तरफ पहुंचेगा, फिर इधर, यानी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मींस ऑसिलेटरी मोशन करना चालू कर देगा।
और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो x की वैल्यू है, इफ ऑसिलेटरी मोशन अगर ये करेगा, परफॉर्म करेगा, और मैं ये बोलूं इफ x इज मच मच लेस देन r के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो अगर ये वैल्यू बहुत कम है तब क्या होगा बेटा, तब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब r³ इंटू x। तो फोर्स तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, और अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता था ऑसिलेटरी मोशन में, तब ये क्या होता है, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यानी इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तब क्या होगा, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो क्या होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो बच्चे से पूछ दिया जाए फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड, नेक्स्ट इसका पोर्शन है फाइंड टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे, अपन लोग फोर्स क्या होगा, मैंने मान लिया इस चार का मास है m, तो इसे एक्सेलरेशन देगा, यानी m इंटू ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में r³ टाइम्स ऑफ x। तो एक्सेलरेशन की तो वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r³ टाइम्स ऑफ x। अगर मैं कंपेयर करूं SHM की इक्वेशन से, तो होती क्या थी बेटा, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ये वाला टर्म तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसकी जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा कितना, Q1 इंटू Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m टाइम्स ऑफ r³। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बच्चे बोलेंगे सर ओमेगा तो होगा अंडर रूट ऑफ Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r³ एंड ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई अपॉन में t। सो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ m r³। सो टाइम पीरियड तो आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r³ ओवर Q1 इंटू Q2, ये आ गया। मेरे ख्याल से ये बात भी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मान लो कि अपने पास में कोई स्क्वायर है, थोड़े न्यूमेरिकल ही देख लें। अगर अपने पास में कोई मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, और ऐसे करके वो रॉड से बना हुआ है, ये चार्ज रॉड है, और इन पर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा है, ठीक है। इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, ये है 2 लैम्डा, ये है 3 लैम्डा और ये है 4 लैम्डा, ऐसे रखिए, बल्कि मैं ये बोल दूं -2 लैम्डा ही है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। एट पॉइंट O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट करना, कोई बड़ी बात नहीं यार, निकाल लेते हैं, ध्यान देना बेटा। तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा समझो, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, अब ये फाइनाइट लेंथ का है और सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक होता तो बेटा साइन वाले तो टर्म कैंसिल होते थे, केवल कॉस वाला ही तो बचता था यहाँ पर, मतलब इस एक्सेस वाला बचेगा, और उसकी वैल्यू भी शायद कुछ आई थी, तो मैं, मेरे बच्चे कहेंगे सर उसकी तो वैल्यू आ गई, तो मैंने इसकी वजह से E1 मान लिया, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस
2 लैम्डा अपॉन वो इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ लेट कर ली एल है या ए है, लेट कर ली लेंथ है ए। सो 2 लैम्डा अपॉन में ए कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 आई कैप वेक्टर के साथ लिख देते हैं। आई कैप मतलब इधर 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास में कितना बेटा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, थीटा 1 मतलब 45, थीटा 2 भी 45, कॉस 45 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 आई का। 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। सो E1 वेक्टर की तो वैल्यू आ गई है लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 आई का। ऐसे E2 वेक्टर इधर होगा अपनी तरफ क्योंकि ये नेगेटिव है ना, यानी प्लस के जे कैप में। तो इसकी वजह से कितना आना चाहिए, सीधे सीधे बोलेंगे बच्चे कि सर इसकी वजह से तो आएगा, इधर लैम्डा था तो यहाँ पर कितना है 2 लैम्डा। सो 2 लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 जे कैप। ऐसे E3 इसकी वजह से, अब E3 पॉजिटिव है इसकी वजह से किधर आएगा नेगेटिव आई में। तो E3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, E3 की तो वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा, 2 नहीं 3 लैम्डा। तो ये 3 लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 डायरेक्शन माइनस आई कैप। नेक्स्ट E4 की तो वैल्यू किधर आएगी अपने से दूर, यानी कि E4 की तो वैल्यू जे कैप में आ जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी बेटा 4 लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर सभी को ऐड कर देते हैं, तो ई नेट की वैल्यू निकालनी है। सो ई नेट क्या होना चाहिए बेटा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। सारे वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में ई नेट कितना, मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ई नेट तो है E1 वेक्टर। E1 वेक्टर इज व्हाट, E1 वेक्टर की तो वैल्यू है कितनी, E1 वेक्टर की है वैल्यू लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 आई कैप। ऐसे E2 वेक्टर की तो वैल्यू है 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 जे कैप। ऐसे E3 वेक्टर की है माइनस 3 लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 आई कैप। और E4 वेक्टर के प्लस का 4 लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 जे कैप। सभी को ऐड कर दो, अगर ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सबको अगर ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप और आई कैप, यहाँ तो बचेगा माइनस का 2 लैम्डा और इधर बचेगा 5 लैम्डा 6 लैम्डा। तो ये बन गया अपने पास में माइनस का 2 लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 आई कैप प्लस 6 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 जे कैप। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अपन लोग आराम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं, वो करके कमेंट में बताना है सभी बच्चों को, ठीक है। अगर मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए, ये साइड है ए, लैम्डा लैम्डा और इसकी है लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, और ये रहा सेंट्रॉइड O। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। सारे बच्चे करेंगे इसे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ देंगे, कितना आएगा डायरेक्शन के साथ में, डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल बेटा मैं देखता हूं, ध्यान देना बेटा। मान लो कुछ इस तरीके से है कि एक रिंग है और कोई एक सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, ठीक है, और मुझे उसमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो ऐसे ये कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, चार्ज रिंग है, लेट से चार्ज ऑन द रिंग इज Q, रिंग पर जो चार्ज है बेटा वो Q है।
एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज आर। इसके एक्सिस पर एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है ऐसे, ये जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, सेमी इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ ऐसे इनफाइनाइट है, चार्ज डेंसिटी इसकी बेटा लैम्डा मीटर, वो लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज रॉड and charge ring। चार्ज रॉड और चार्ज रिंग के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा। तो यार कूलॉम्स लॉ तो ऐसे लगा नहीं सकते, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज की वजह से एप्लीकेबल था। तो क्या काम किया जाए, तो एक बच्चा बोलेगा सर अपन लोग एक काम कर सकते हैं, रिंग के एक्सिस पर हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक छोटे से चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर रिंग के एक्सिस पर यहां से एक्स डिस्टेंस पर, यहां से एक्स डिस्टेंस पर रिंग के एक्सिस पर एक छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया dx। अब इस x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कितना होगा इसके एक्सिस पर। तो बच्चे बोले बड़ी आसान सी सर बात है, वो तो मुझे पता है, कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन द रिंग यानी q इंटू एक्स अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये बना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है dx, तो इस पर छोटा सा चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लैम्डा, dx लेंथ पर कितना चार्ज होना चाहिए। बच्चे बोले सर एक छोटा सा चार्ज इस पर होगा dq, और उसकी वैल्यू तो होगी लैम्डा इंटू dx। इस पर फोर्स क्या होना चाहिए भाई, फोर्स अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इतने चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स आ जाएगा। सो नेट छोटा सा फोर्स इस पर कितना आ जाएगा dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। एंड dq इज व्हाट, dq तो है लैम्डा इंटू dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो df की वैल्यू कितनी होगी, df की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू q, और ये बन गया x dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो छोटा सा फोर्स हुआ, पूरे पर कितना होना चाहिए फोर्स, तो लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। लिमिट कहां से कहां तक भाई, देखो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू लिमिट होगी जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, x dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है यार। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पूरे टर्म को t लेट कर लो, कर लेते हैं। इस टर्म को अगर अपन लोगों ने t लेट किया, यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया t, लेट t। डिफरेंशिएशन करोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू द t, इसका तो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा 2x dx ओवर dt, t का t के रिस्पेक्ट में 1। सो x dx की वैल्यू क्या आ गई, एक बच्चा बोले सर ये तो आसान हो गया, dt/2 आ गई। तो यहां पर बेटा x dx रखा है, उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन लोग dt/2, इसकी जगह dt/2 लिखेंगे। तो आ गया नेट फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू q, x dx की जगह dt/2 यानी 1/2, और ये बन गया dt अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो t लेट किया था, t की पावर 3/2। ऊपर पहुंचेगा t की पावर कितना हो जाएगा -3/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, यानी ऊपर बन गया बेटा कितना -1/2 अपॉन -1/2। तो f की वैल्यू आ गई कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू क्यू अपॉन 2, और ये बन गया t की पावर -1/2
अपॉन में -1/2 यानी -2 ये लिमिट 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अभी चेंज कर दूंगा मैं टी की वैल्यू। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, सो एफ आ गया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा क्यू माइनस का टी की पावर -1/2। टी क्या था बेटा? टी था r² प्लस x² की पावर -1/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी। पहले तो बेटा यहाँ पर अपर लिमिट यानी इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पावर -1/2 यानी 1 में तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और इधर 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/r। तो यहां से आ गया f इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा क्यू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की 1/r। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। सो फोर्स तो हो गया लैम्डा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r। ये आ गया। यहां तक बात क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अभी इसी में मैं ये तरीका अगर देखूं तो शायद अपन लोग इसे एक और तरीके से देख सकते हैं। वो ये हो सकता है कि इस वायर की वजह से रिंग के सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा, वो अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो भी तो काम बन जाएगा। भाई इस वायर की वजह से रिंग पर कितना फोर्स लगेगा, सेंटर पे क्यों, इस रिंग पर इधर 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 हर जगह तो सिमेट्री है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो एक बच्चा बोलेगा कि सर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से वो तो आता था कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई एक बाई एक्सिस में आता था, इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से दो आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो आएगा ई वाई और दूसरा होगा ई एक्स। ऐसे इधर भी आएगा ई वाई और एक आएगा ई एक्स। एक्स वाले तो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, ई वाई बचेगा केवल। और वो ई वाई होगा कितना? ई वाई तो होना चाहिए था, कितना आया था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में ये वाली है जो डिस्टेंस यहां से आता है, दैट इज द आर। अब पूरे रिंग पर फोर्स पता करना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दे? केवल क्यू का मल्टीप्लाई कर दे, आंसर हो गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता था निकालने का, अल्टरनेट मेथड है कि आसानी से इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो मेरे ख्याल से यहां तक भी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लो कुछ ऐसा दिया हो कि एक कोई वायर है इस तरीके से, सेमी इनफाइनाइट वायर है, फिर ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, फिर सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये रेडियस है आर इसकी, पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा, यहां कोई पॉइंट है ओ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। कितना होगा बेटा देखते हैं। तो ओ पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान दो पहले तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से देखेंगे कितने आएंगे? दो, एक इधर ई एक्स, एक इधर ई वाई। ऐसे इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से एक इधर ई एक्स, एक इधर ई वाई। तो ई एक्स वाला टर्म तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों बचेगा कौन सा? ई वाई। और एक इस रिंग की वजह से आएगा इधर की तरफ ई। तो यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होना चाहिए? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा बेटा E प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई वाई। कोई दिक्कत नहीं। E की वैल्यू क्या होगी? सेमी सर्कुलर रिंग है ना। अब सेमी सर्कुलर रिंग में कितना होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्या होता था बेटा? किसी आर की वजह से फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पर चार्ज, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी चार्ज पर यूनिट लैम्डा इंटू यहां से यहां तक की लेंथ। सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती? पाई आर। तो लैम्डा इंटू पाई आर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू साइन 5/2। 5 मतलब पाई/2। 5 का मतलब ये वाला एंगल हो, ये कितना बेटा एंगल? 180, अभी बता चुका था मैं, अपॉन में पाई/2।
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई वाई की वैल्यू बेटा क्या आती थी, ये तो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। ये आ गया। चलो कैंसिल आउट करते कुछ, आर से तो आर कैंसिल, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 2 से तो ये 2 कैंसिल, और इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर प्लस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ध्यान देते बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ इस तरीके से कि अगर अपने पास में ऐसे कोई वायर है, सेमी इनफाइनाइट, ये कोई आर्क है, और एक ये वायर सेमी इनफाइनाइट, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्वाड्रेंट है, क्वार्टर सर्किल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से दो होंगे, एक तो इधर की तरफ होगा ई एक्स और ये होगा ई वाई, इसकी वजह से भी बेटा दो होंगे, और ये भी तो सेमी इनफाइनाइट है कि इधर की तरफ होगा और ये किधर होगा, यानी एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा और एक इधर होगा, होते तो बराबर ही दोनों ही, तो यानी इन दोनों की वजह से ई और ई मैंने निकाल लिया, इधर भी 2e और इधर भी 2e, ठीक है, और इसकी वजह से किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो वो तो आ जाएगा 2e√2 प्लस इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया ई डैश, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए भाई, इसकी वजह से ई डैश इधर कैसे आता ही था बेटा, कोई रिंग होती थी, रिंग की वजह से हमेशा इधर की तरफ आया था, पूरी रिंग की वजह से, तो ई डैश, और इसकी वजह से 2e कितना हो जाएगा 2e√2, सबको ऐड कर देते हैं, तो 2e√2 प्लस ई डैश, वैल्यू लिखते जरा 2√2, ई की वैल्यू क्या होगी, एक बच्चा बोले सर सेमी इनफाइनाइट की वजह से निकालना है, कोई दिक्कत है नहीं, कितना होता था, बच्चा बोलेगा सर ये तो वैल्यू आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर प्लस ई डैश, यानी किसी क्वार्टर रिंग के लिए कितना होना चाहिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, चार्ज कितना होगा बेटा, चार्ज डेंसिटी तो है लैम्डा, तो इतनी लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लेंथ तो पाई आर बाई 2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा इंटू पाई आर बाई 2 अपॉन में आर स्क्वायर, फिर साइन पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 अपॉन 2 यानी पाई बाई 4 अपॉन में पाई बाई 4, कितना हो जाएगा भाई, एक आर से तो एक आर कैंसिल हो गया, पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, कितना बचा, आ गया ये लैम्डा, इस 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा अपॉन में लैम्डा√2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर प्लस लैम्डा, ये भी 1/√2 होगा, लैम्डा अपॉन में 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, दोनों ही बराबर है ना, अलग अलग, कॉमन क्या है, लैम्डा कॉमन, पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर कॉमन, और 2 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर √2 प्लस 1/√2, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी बच्चों की क्लियर होगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें देखेंगे, तब तक के लिए